बुलेटिन के आगाज में आपको ये बता दें कि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान उसका 20 साल का फैलाया हुआ गंद साफ करे। वजीर आजम इमरान खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि तालिबान पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं, जब तक अशरफ गनी सदर हैं मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वजीर आजम ये भी कहते हैं कि अमरीका ने भारत को अपना पार्टनर बना लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। Pakistan is just considered only to be useful in the context of somehow settling this mess which has been left behind after 20 years of trying to find a military solution when there was not one. अफगानिस्तान में लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल। ऐसे में वजीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की सहाफ़ियों को अहम इंटरव्यू। कहा, चंद माह पहले तालिबान की सीनियर लीडरशिप पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त उन्हें कायल करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक अशरफ गनी सदारत की कुर्सी पर बैठे हैं अफगान हुकूमत से बातचीत नहीं हो सकती। Ashraf Ghani insisted that the Taliban should talk to him. The Taliban did not recognize him. They didn't recognize the elections. And they would refuse to talk to him. So that's where the problem started. And that problem still is there. इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान को अनारकी से बचाने का सिर्फ सियासी हल है, लेकिन मौजूदा हालात में सियासी तस्फिया भी मुश्किल नजर आ रहा है। Descending into a prolonged civil war. This is what we think will happen. It will be a prolonged, protracted civil war. And the country that will be most affected after अफगानिस्तान will be पाकिस्तान। पाक अमरीका ताल्लुकात पर वजीर आज़म ने कहा कि अमरीका ने भारत को खित्ते में अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया है। शायद यही वजह है कि अब उसका रवैया पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ है। President Biden hasn't called me. Well, it's his option if he wants to call or not. It is business if he thinks it's necessary or not. I mean, not that I am waiting for any phone call. अफगान हुकूमत अपनी शिकस्त का जिम्मेदार अमरीका हत्ता के पाकिस्तान को समझती है। वो किसी न किसी तरह अमरीकियों को दोबारा मुदाखलत पर आमादा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि अमरीका 20 साल में जो न कर सका वो अब क्या कर लेगा। You know, which has such power that 70,000 Taliban can take on 300,000 Afghan government troops with aircrafts and with modern weapons. And somehow, you know, we have that power to make them win. इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि इनखिला के बाद पाकिस्तान में अमरीका को अड्डे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वक्त अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या है, इस इंटरैक्टिव स्क्रीन पर मौजूद अफगानिस्तान के इस नक्शे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं तालिबान का, जो कि तेज़ी से अफगानिस्तान में इस वक्त छाते जा रहे हैं। सुर्ख ये रंग है जो कि जाहिर कर रहा है कि तालिबान इस वक्त ये अहम इलाके हैं, ये अहम सूबे हैं, ये अहम शहर हैं जहां पर अपना गलबा कायम करने में वो कामयाब हो चुके हैं। शिमाल के शहर कंदूज, सरेपुल, तालकान और शबरगान है। इसके अलावा जुनूब मगरिब में जरिंज और इससे आगे 9 सूबे हैं जो कि तालिबान के अब कंट्रोल में आ चुके हैं। अफगान हुकूमत इस मौके पर कहाँ खड़ी है? ये नीला रंग ये जाहिर कर रहा है कि वो तमाम इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त अफगान हुकूमत का कंट्रोल है। इसमें अगर बात की जाए तो काबिल ज़िक्र दारुल हुकूमत काबुल है, इसके अलावा कंदूज का अहम शहर है और साथ ही साथ कंधार। ये 3 वो शहर हैं जहाँ पर इस वक्त अफगान हुकूमत का कंट्रोल जारी है। लेकिन सूरत हाल किसी भी वक्त चेंज हो सकती है, और वो चेंज क्यों हो सकती है ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस जर्द रंग की मदद से, जो कि जाहिर कर रहा है ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर इस वक्त घमसान का रंग जारी है, शदीद लड़ाई यहां पर जारी है। और इसमें काबिल ज़िक्र हलमंद, कंधार और काबुल है। यहां पर इस वक्त लड़ाई जारी है और तालिबान ये कोशिश कर रहे हैं कि इन इलाकों पर भी अपना कंट्रोल वो कायम कर सकें। तो इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा अहम काबुल के हवाले से भी है, जिसके तीनों अतराफ इस वक्त शदीद लड़ाई जारी है और ये जो रंग है नीले रंग का, ये किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान में 10 साल में 10 नए डैम बनेंगे। 2025 में मोहम्मद और 2028 में भाषा डैम तैयार हो जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान ने खुशखबरी सुना दी। तरबेला डैम के तौसी मंसूबे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा कि साबका हुकूमत ने कुदरती वसाइल से बिजली बनाने के बजाय महंगे मुआहदे किए, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है।
फैसला किया है 10 डैम्स बनाने का। 10 साल तक पाकिस्तान में 10 नए डैम्स बनेंगे। हमारे पास आगे पानी की भी कमी आ रही है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है और जब तक हम डैम्स नहीं बनाएंगे हम पानी को स्टोर नहीं कर सकेंगे। मोमन डैम 2025 में तैयार हो जाएगी, 2028 में इंशाल्लाह बादशाह डैम तैयार हो जाएगी। आने वाले नस्लें हैं उनका हम फ्यूचर प्रोटेक्ट करेंगे। अफसोस होता है कई दफा कि हमने पहले इन चीजों का नहीं सोचा। बादशाह डैम 1984 में फैसला हुआ था बनाने का, क्यों नहीं बनी? दूर की सोच किसी में नहीं थी। इलेक्शन टू इलेक्शन की प्लानिंग की वजह से आज अपने लोगों को इस मुश्किल में डाला हुआ है। बिजली हम बना रहे हैं, वो महंगी तरीन दुनिया की बिजली है। अगर हम ये पानी के ऊपर ही बिजली बनाते रहते, बदकिस्मती से वो नहीं बनाई, हमारी इंडस्ट्री को महंगी बिजली मिलती है, वो मुकाबला नहीं कर सकती दुनिया में जब तक हम उनकी बिजली सब्सिडाइज ना करें। कौम को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, दूर का ना सोचा हमने, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान वो मुल्क हो 2030 तक जिसकी ज्यादातर जो बिजली बनेगी पानी से बनेगी या फिर वो सोलर से बनेगी। पीडीएम सरबराही इजलास ने हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात को यकतरफा करार देकर मुस्तरद कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक मौलाना फजल रहमान कहते हैं, सुना है इससे धांधली बहुत आसान होती है। शहबाज शरीफ ने भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की, कहा गाड़ियां सस्ती हुई तो रोटी, बिजली, पेट्रोल समेत दीगर चीजें महंगी क्यों? इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की सरबराही बैठक, लंदन से मियां नवाज शरीफ की वीडियो लिंक पर शिरकत। इजलास के बाद सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान की शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकारी इंतखाबी इस्लाहात, नैब और FIA के लत्ते ले लिए। सुना यह है कि ये मशीन धांधली करने का सबसे आसान तरीन तरीका है। इलेक्शन चोर सिलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत है, उनकी हर किस्म की इंतखाबी इस्लाहात और कानून साजी को हम मुस्तरद करते हैं। नेब और FIA सियासी इदारे बन चुके हैं। मुल्क में बदतरीन महंगाई, जालमाना टैक्सों और IMF की शराइत पर अमल की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। महंगाई ने आम आदमी की कब्र तोड़ दी है। 2 महीने नहीं गुजरे कि टैक्सों की भरमार हो गई। गाड़ी सस्ती और रोटी महंगी, गाड़ी सस्ती, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगी, दूध, चीनी, हर चीज़ गरीब आदमी की उसकी जो गिरफ्त से बाहर हो गई। पीडीएम ने अफगान सूरत हाल पर हुकूमत को दाखिला और खारजा मुहाजों पर यकसर नाकाम करार दिया। मुतालबा भी किया कि पार्लियामान में अपोजिशन को हकायक पर एतमाद में लिया जाए। पीडीएम रहनुमाओं को हुकूमत गिराने से ज्यादा अपने इत्तेहाद को बचाने की फिक्र थी। पीडीएम इजलास में क्या कुछ हुआ, समा अंदर की कहानी सामने ले आया है। यही जान लेते हैं। नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ हैं। नईम, बताइए, क्या पीडीएम का एजेंडा वाकई हुकूमत गिराओ नहीं, अपना इत्तेहाद बचाओ था? जी बिल्कुल सिद्रा, सब हैरान थे कि ये एकदम मीटिंग बुला ली गई और कुछ देर पहले तक तो कोई पीडीएम का ऐसे था जो वजूद नहीं है। तो पीडीएम जब चेक किया गया मुख्तलिफ रहनुमाओं से तो पता ये चला कि पीडीएम का मेन जो एजेंडा था मीटिंग का वो इत्तेहाद बचाना था, ना कि हुकूमत गिराना। बल्कि कुछ रहनुमाओं ने इस हद तक बात कर दी कि उन्होंने ये कहा कि हमारी जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसकी कुछ जमातें हैं, उनके कुछ लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से रास्ते में हैं, तो इसलिए हमारे इत्तेहाद को खतरा हो सकता है, हमें होशियार रहना चाहिए इस चीज़ से। और कुछ ने ये भी मिसाल भी दी पीपल्स पार्टी और ANP की कि पहले वो भी इसी तरह अलहदा हुए हैं और अब भी हमारे दरमियान ऐसे लोग हैं कि जिनके एस्टेब्लिशमेंट से रास्ते हैं। सब ने ये कहा कि हमने इत्तेहाद को हर सूरत बचाना है पीडीएम का, यानी इनको अपने वजूद का अब खतरा पड़ गया है। हुकूमत गिराना या हुकूमत के खिलाफ एहतजाज वो तो बहुत दूर चला गया है। सब ने कल की मीटिंग में यही कहा कि हमें किस तरह और हर सूरत में अपना इत्तेहाद बचाना है। फिर ये तय हुआ कि जो आइंदा की मीटिंग है कराची में होगी उसमें सब जमातें अपना लाहे अमल बनाकर लाएं, बताएं कि जो शफाफ इलेक्शन का अगर हम अब डिमांड कर रहे हैं तो वो किस तरह मुमकिन है, क्या उसके लिए हमें बातचीत करनी है। जिस तरह के कुछ का ख्याल है कि बातचीत करनी चाहिए, जैसे मुस्लिम लीग नून में भी दो राय हैं कि बातचीत एस्टेब्लिशमेंट से हो, कुछ कहते हैं नहीं मज़ामत सिर्फ गुज़श्ता है। तो ये सारा मामला अगली मीटिंग में होगा। लेकिन अहम और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीडीएम को अब अपना ही फिक्र लगी है और खतरात हैं कि जिस तरह पीपल्स पार्टी और ANP छोड़ के गई है इसी तरह मजीद कुछ ऐसा ना हो। और उसमें सीधा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये बात हो रही होगी या हुई है
तो शहबाज शरीफ भी वहाँ मौजूद थे और कुछ बिल्कुल ऐसे लोग थे जिनके राब्ते हमेशा रहे हैं, रहते हैं। तो वो आगे से जाहिर है खामोश रहे। ये हमने चेक भी किया कि कोई किसी ने रिएक्शन तो नहीं इस पे दिखाया, तो रिएक्शन किसी ने नहीं दिखाया क्योंकि उस पे भी बहस शुरू हो जानी थी। वो तो एक चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात होनी थी। इसलिए आगे से जब कुछ लोगों ने ये इजहार किया कि हमारे दरमियान ऐसे लोग हैं जो राब्ते रख रहे हैं दूसरी तरफ, तो किसी ने उस पर रिएक्शन शो नहीं किया। कोई रिएक्शन इस पर दिया गया नहीं। मशरफ भट्ट, खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया। जो निकालने गया खुद फंस गया, तफसील जानिए थोड़ी देर बाद। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पीडीएम का इजलास अंजुमन सताइश बाहमी की एक बैठक थी। फजलुर रहमान को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कबूल नहीं तो अगले इलेक्शन में भी आपके यही बयानात होंगे। वजीर दाखिला ने अफगान सफीर की बेटी का 3 जबानों में इंटरव्यू पाकिस्तान मुखालिफ मीडिया वॉर का हिस्सा करार दे दिया। कल पीडीएम का इजलास हुआ है, वो एक अंजुमन इमदाद सताइश बाहमी की मीटिंग थी। पीडीएम टैं फिश है, पीडीएम चूचू का मुरब्बा है। फजलुर रहमान साहब ने जो फरमाया कि अफगानिस्तान पर मुज़ाकरात होने चाहिए और हम बिल्कुल, फजलुर रहमान साहब यही तो इमरान खान कह रहा है। और बाकी जो आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये मशीन कबूल नहीं इलेक्शन की, तो फिर अगले इलेक्शन के बाद भी आपके यही बयानात हों। मरियम ईसीएल पे हैं, उन्होंने कोई दरख्वास्त नहीं दी ईसीएल से निकालने के लिए। और जहां तक नवाज शरीफ साहब का है, उनकी कहते हैं शरियाने सुकड़ रही हैं। सो नवाज शरीफ के लिए यही बेहतर है पाकिस्तान में आए जी। अफगान सफीर की बेटी ने कल जो 3 जबानों में इंटरव्यू दिए हैं, वो हमारे खिलाफ मीडिया वॉर का एक हिस्सा है। और अगर उन्होंने अपना ये रवैया जारी रखा तो हमारे पास सारी फुटेज है, हमारे पास सारे सबूत हैं, फिर किसी को हमसे गिला नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम मत ठहराएं, वो अगवा नहीं हुई। अफगान टीम आई थी, उनको सेटिस्फाई करके भेजा। इंडिया ने और एनडीएस ने हमारे खिलाफ एक मीडिया वार चलाई हुई है। नूर के जो कातिल है उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट मिल गई है। हमने उनके वालिदैन समेत तमाम लोगों को ईसीएल में डाल दिया। पाकिस्तान की मकबूल तरीन पॉप गुलकारा नाजिया हसन के इंतकाल के 21 साल बाद उनके भाई का तहलका खेज इंकशाफ। ज़ुहैब हसन ने बताया कि नाजिया हसन को उनके साबिक शौहर इश्तियाक बेग ने जहर दिया था। ज़ुहैब हसन के मुताबिक इश्तियाक बेग के मजालिम से तंग आकर ही नाजिया हसन ने मरने से पहले उनसे तलाक ली थी। हमने किसी को जाके प्रेस वालों को, इसको उसको, किसी से कभी हमने बात की नहीं। आपने अभी पूछा है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आज 21 साल के बाद जो कुछ मुझे पता है, अगर मैं बोलूँ तो जो भी शख्स बोल रहा है नाजिया के ऊपर, उसका मुंह फॉर एवर बंद हो जाएगा। तो मगर मैं अब वो एक स्टेज आ गया है कि नाजिया की जो रूह है ना, वो रेस्ट नहीं कर सकती। बिकॉज जो वो आदमी, पहले मेरी माँ को उसने दुख और दर्द दिया है, नाजिया को पहले दिया, फिर मेरी माँ को दिया, फिर मेरे बाप को दिया, मेरे बाप को स्ट्रोक हो गया। नाजिया ने मुझे कहा था बड़े दुख से, उसने कहा ज़ुहैब इसने मुझे इतना दुख दिया है और मैं मरने वाली हूँ, मगर मैं मरने से पहले मैं इससे डिवोर्स करके जाऊँगी। उससे चला नहीं जा रहा था, ये खुद गई, ये पाकिस्तान हाई कमीशन में गई, खुद गई, चला नहीं जा रहा था, बाल सर पे थे नहीं, ये गई वहाँ और इसने जाके वहाँ ठप्पा लगाया, सिग्नेचर किया, पूरा लिखा तलाक का। इसने वो, मैं आपको पेपर दिखा दूंगा, पूरा पेपर उसने ठप्पा लगाया उसके ऊपर, वो करके हमने यहाँ भिजवाया। और फिर ये शख्स ने और किस्म की बातें रोकने की कोशिश की कि वो तलाक ना हो, ये ना हो। और ये लोगों को जाके कहता था, नाजिया को कहता था कि तुम्हारी जो ज़िंदगी है, मुझे, तुम जब मर जाओगी तो तुम मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होगी देन जिंदा। नाजिया ने कहा था कि जब ये इसके साथ रह रही थी तो इसने कोई आर्सेनिक के इसको खाने में डाल के या इसको डाल के दिया है। अब ये मुझे नहीं पता, ये नाजिया की अपनी टेस्टिमोनी है, उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है। और उसके अंदर इसने कहा था कि इस शख्स ने मुझे दिया है। पेट के अंदर, ओवरी के अंदर कैंसर था, एक ओवरी उन्होंने निकाल ली, ठीक है। उसके बाद जो है वो ठीक हो गई, वो रिमिशन में आ गई। डॉक्टर्स ने एनओसी दे दिया, ठीक है। डॉक्टर की मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा दूंगा। उसके बाद जो है ये मोरक्को गई, उसके बाद ये उसके साथ थाईलैंड गई। जब ये वापस आई तो ये खांस रही थी खून, उसको हो गया लंग कैंसर। तो उनको समझ नहीं आया कि ये इसको लंग कैंसर कैसे हो गया फ्रॉम ओवरी, जब क्लियर हो गया था सब कुछ।
मैंने नहीं कहा है, मैंने नहीं कहा है। दिस इज अ टेस्टिमोनी जो नाजिया ने खुद दी है, 10 पेजेस की, जो कोर्ट की डॉक्यूमेंट है। हमने नहीं किया है, जो मरते हुए जो लड़की गई है उसने अपने पेपर में लिखा है। तो स्कॉटलैंड यार्ड ने इसको केस लिया है, और ये जो इसका एक्स हस्बैंड है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज मुझे उसके नाम से बहुत वो होता है, ठीक है। उस बंदे ने क्या कहते हैं, उसको डिटेन किया यूके में, और स्कॉटलैंड यार्ड ने 5 महीने इन्वेस्टिगेशन की, और नाजिया की बॉडी जो है उन्होंने होल्ड कर ली। मेरी अम्मी जो हैं वो ड्रामों में फंस गई, और हमने सबसे बड़ा मिस्टेक किया कि अपनी बच्ची को, मेरी बहन, उनकी बच्ची हमने उठा के इनको दे दी। वो उन्होंने कहा कि जी हम तो ये करेंगे, मैं तो प्यार करता हूँ, मैं तो आपके साथ ऊपर भी नहीं बैठता, मैं ज़मीन पे बैठूंगा। माँ, आप तो मेरी माँ जैसी हो, मैं ज़मीन पे बैठ। और उसके साथ जो सलूक हुआ है वो आप सब ने देख लिया है, ठीक है ना। ये हमने, वो कहते हैं ना, ये हमारा शेक्सपियरियन फ्लॉ था, ये हमारा फ्लॉ था, जो हमारी मिस्टेक है। ये हमने एक खेला था हाथ, और उस हाथ खेलने से हमारे पूरे घर के अंदर इतना प्रॉब्लम हुआ है। इंतहाई संगीन ये इंकशाफ है। समा के नुमाइंदे रेहान अहमद ने ये इंटरव्यू किया है, इस वक्त वो हमारे साथ हैं, उन्हीं से इसकी तफसील जानते हैं। रेहान, एक इस इंटरव्यू की तफसील आप हमें बताएं, दूसरा ये 21 साल का अरसा, बहुत तवील अरसा है ये, इतनी देर बाद ज़ुहैब हसन ने ये बात क्यों बताई आखिर? ज़ुहैब हसन का कहना यह है कि इश्तियाक बेग साहब जो हैं, जो एक मारूफ सनतकार हैं कराची के, और उन्होंने एक फ़ेसबुक पेज बनाया हुआ है जिसको ज़ुहैब के बकौल वो एक फेक फ़ेसबुक पेज है नाजिया हसन फ़ैन ग्रुप के नाम से, और उसके ऊपर वो कुछ बहुत ज़्यादा पर्सनल तस्वीरें नाजिया हसन के साथ अपनी शेयर करते रहते हैं, जिससे जो जज्बात और एहसासात हैं नाजिया हसन की फ़ैमिली के, वो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, बहुत उन्हें ठेस पहुँचती है। तो ज़ुहैब ने कहा, ज़ुहैब ने समा से रब्ता किया इस हवाले से, और कहा कि मैं ये चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ फाइनली, कि जो कुछ भी उस पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है, डिसइंफॉर्मेशन इश्तियाक बेग की तरफ से, या जिस तरह की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, वो सिलसिला बंद होना चाहिए, और उनकी हकीकत क्या थी। तो इस सिलसिले में हमसे ज़ुहैब हसन ने रब्ता किया, और समा ने ये इंटरव्यू उनका कल किया, और जो आपने अभी देखा, तो ये सिलसिला है 21 साल के बाद। हालांकि इसमें से बहुत सारी बातें जो हैं वो पहले भी आ चुकी हैं कि शादी जो थी वो कोई हैप्पीली मैरिड नहीं थे इश्तियाक बेग और नाजिया हसन, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है कि नाजिया हसन को जहर दिया गया था। आर्सेनिक एक चीज़ होती है जो कि जिसे उर्दू में हम सनखिया कहते हैं, डॉक्टर्स उसे पॉइज़न कहते हैं। नाजिया हसन ने जो अपना इकबाली बयान दिया था मजिस्ट्रेट को यूके के अंदर, उसमें उसने लिखा था कि मुझे पानी में डाल के कोई चीज़ ऐसी पिलाई जाती थी जिससे उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, और वक्तन फ़वक्तन वो जो थी फिर इस दुनिया से चली गई। जी ज़ुहैब, ये तो आपने इसकी तफसील बताई, हमें ये भी बता दें कि रेहान अहमद के ज़ुहैब ने अपने दावों के हक़ में क्या कोई दस्तावेज़ात भी पेश की हैं, कोई शवाहिद, कोई सबूत भी इस हवाले से उन्होंने पेश किए हैं? जी हाँ, समा के साथ उन्होंने काफ़ी सारी बहुत ही पर्सनल चीज़ें शेयर की हैं, जिसमें उनके फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से इकबाली बयान है जो यूके के अंदर उन्होंने मजिस्ट्रेट के साथ शेयर किए हैं। नाजिया हसन का एक बयान भी है, नाजिया के जिस डॉक्टर के ज़ेर इलाज थी उसका भी एक बयान है, और उसने ये कहा है कि जितने दिन भी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए नाजिया जो थी हॉस्पिटल में एडमिट रही हैं। तो इश्तियाक और बता दीजिएगा, मामला अब ये यहीं तक रहेगा? ज़ुहैब हसन का क्या बताना है, या इस पर कुछ मज़ीद भी वो पेशरफ्त करेंगे? ज़ुहैब हसन जो है वो ये चाहते हैं कि नाजिया के हवाले से जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है उनके साबिक शौहर की तरफ से, वो सिलसिला बंद किया जाए। और लेकिन अब ये सिलसिला मैं समझता हूँ कि इससे एक नई आग भड़केगी, और इश्तियाक बेग साहब जो हैं वो इसका जवाब देंगे, वो अपने तौर पे क्लेरिफाई अपनी पोजीशन करने की कोशिश करेंगे, जिससे ये जंग जो है अब एक बड़ी जंग की सूरत इख्तियार कर लेगी। इससे जुड़ी तफसील आपने हमें फराहम की। रेहान अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना के वार मज़ीद तेज़ हो गए। 20 मई के बाद एक दिन में 100 से ज़ायद अमवात हुई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 102 अफराद लुक़्मा अजल बने। 4,934 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज़्यादा हो गई। NCOC के मुताबिक कोरोना से सिंध में 41, पंजाब में 36 और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 16 अफराद इंतकाल कर गए। वबा से मजमूई अमवात की तादाद 24,187 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 59,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। 86,213 अफराद कोरोना में मुब्तला हैं, जिनमें से 5,000 से ज़ायद मरीज अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं।
और कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने के लिए जाने वाला क्रेन बरदार जहाज खुद रेत में धंस गया। सीरियो पर फंसे जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन का आगाज हुआ। क्रेन बरदार जहाज ने कोशिशें शुरू की लेकिन वो खुद ही फंस गया। ऑपरेशन पर अमल दरामद कराने वालों की अहलियत पर सवालात उठने लगे। अब क्रेन बरदार जहाज निकलेगा तो बड़े जहाज को निकालने की बारी आएगी। गुज़श्ता रोज भी मौसम की खराबी के बायस ऑपरेशन मुलतवी करना पड़ा था। सफाई महाज पर एक और संग मील उबूर। पाकिस्तान ने जमीन से जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की ऑपरेशनल तैयारियों और मिसाइल सिस्टम की तकनीकी पैरामीटर्स को जांचना था। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। अफसोसनाक खबर कराची से, जहां मोहम्मद अली सोसाइटी के घर में आग लगने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 70 साला प्रोफेसर फरहत मिर्जा भी शामिल थे जो जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में फॉरेंसिक के भी माहिर थे। आग लगी या लगाई गई, पुलिस की तहकीकात जारी है। आगे बढ़ते हैं आपको बताएं कि एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस का फैसला 30 सितंबर को सुनाया जाएगा। अदालत ने ट्रायल जल्द मुकम्मल करने के लिए शेड्यूल मुकर्रर कर दिया। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में शवाहिद और गवाहों को पेश करने के लिए 30 अगस्त से 14 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। मुलजिम आतिफ जमान का बयान 18 सितंबर को रिकॉर्ड किया जाएगा। वकला फरीकैन को हतमी दलाइल के लिए 22 सितंबर को तलब किया गया है। अब खबर ये कि कराची में आइंदा 3 रोज मार्केट्स बंद रहेंगी। बाजारों में खरीदारों का रश लग गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त शदीद ट्रैफिक जैम हो गया है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान से। हुज़ैफा, बताइए कौन कौन से इलाकों में ट्रैफिक जैम है और ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है ट्रैफिक की बहाली के लिए? जी देखिए, जिस तरह आपने बात की है, डिस्ट्रिक्ट साउथ के खुसूसी तौर पे इलाके हैं जिसमें एमेजिना रोड, सदर, आई चंडीगढ़ रोड, इसके अतराफ की सड़कें जहाँ पे गाड़ियों की लंबी कतारें देखने में आ रही है। समय की स्क्रीन पर इस पर आप वो मनाजिर भी देख सकते हैं, क्योंकि 3 रोज अब चूंकि मार्केट बंद रहेगी, 14 अगस्त की छुट्टी आनी है, कल जो है वो सेफ डे है, तो इस वजह से लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी की जा सके, जब भी बहुत ज़्यादा रश यहाँ पे देखे जा रहा है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पे किरदार देखने में आ रहा है कि वो वहाँ पे मौजूद तो है, लेकिन ट्रैफिक की रवानी को जो है वो मुतासिर हो रही है वहाँ पे, और पार्किंग भी हुई हुई है जगह जगह, जिसके बायस से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। तो ट्रैफिक पुलिस मौजूद जरूर है, लेकिन ट्रैफिक खोलने में और रवानी करवाने में जो है वो नाकाम नजर। तफसील के लिए आपका शुक्रिया। 1 मिनट में 50,000 पौधे। गुजरावाला के 13,000 बच्चों ने भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बात करेंगे इसी से मुतालिक समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। मोहसिन, बताइए। गुजरावाला के बच्चों ने भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत के पास 1 मिनट में 37,000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड था, जो कि आज तोड़ दिया गया है। टारगेट रखा गया था कि 1 मिनट में 50,000 पौधे लगाए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के नौजवान जो तालिब इल्म हैं उन्होंने 40 सेकंड में 52,040 पौधे लगाकर ये रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। 13,000 बच्चे थे जो कि इसमें शिरकत किया। रिकॉर्ड में टीचर्स उनके साथ थे, इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन उनकी जो हेल्प कर रहे थे। तो जो रिकॉर्ड था वो टारगेट से पहले ही जो है वो हासिल कर लिया गया है, और यहाँ पे जो बच्चे हैं उन्होंने एक नई तारीख रकम कर दी और भारत का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। मोहसिन, तफसील के लिए शुक्रिया। जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं, हर सू खुशियां फैल रही हैं, लेकिन कुछ लोग खुशी का इजहार दूसरों को तकलीफ देकर कर रहे हैं। ये लोग कौन हैं जानते हैं, साथ साबरी की रिपोर्ट में। आज़ादी का महीना है और लगता है ये आज़ादी सिर्फ बचाने की है। जी हाँ, ये कराची लाइट हाउस के करीब वाक़े बाजार के मनाजिर हैं। ये सजाया तो झंडे, झंडियों और बैजेस की फरोख्त के लिए था, मगर इस बाजे की फरोख्त ने तमाम चीज़ों को मात दे दी है। इन रंग बिरंगे बाजों की आवाज़ों से रिहायशी बहुत परेशान हैं। अब ये 14 अगस्त से तो बस जिस तरफ देखो बाजे बाजे। बच्चों ने क्या ये सीख लिया कि बस बाजे बजाते रहें तो ये पाकिस्तान बन गया। बाजे बजाने से तो पाकिस्तान नहीं बना ना। हमें तो छोड़ें, ये जो बीमार है ये बेचारे किस तरीके से ये तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि ये तो खुद जाके बच्चों को नहीं मना कर सकते नीचे या खिड़की से कि भाई आप बाजे ना बजाएं। बाजों की आवाज़ों से तंग शहरी बेचने वालों और बच्चों को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर कोई बाज नहीं आता। लोग सब बजाने आए हैं, तपाने आए हैं, जिसकी तबीयत में घर जाए, बुरा नहीं मानना डायलॉग है। बेशुमार तकलीफों के बाद मिलने वाली इस आज़ादी की खुशी मनाना हर शख्स का हक है, मगर आज़ादी का असल जश्न तो वो है जो दूसरों को खुशी देकर मनाया जाए। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ साबरी, समा, कराची। टोक्यो ओलंपिक्स में जबरदस्त कारकर्दगी दिखाने वाले कौमी एथलीट अरशद नदीम का वतन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया।
कराची के नौजवानों में शूटिंग का शौक बढ़ने लगा। हुज़ैफा खान की रिपोर्ट देखिए। हाथ में हथियार और निगाहें सिर्फ हदफ पर, निशाना ऐसा जो डायरेक्ट हदफ पर लगे। शूटिंग एक ऐसा खेल है जिसमें महारत की बड़ी अहमियत है। निशाना चूका तो मतलब सब खत्म। इसमें कि इतना डरने की बात नहीं है। मैंने यहाँ मेहनत की है। जो इंसान हार्ड वर्किंग है, वो करना चाहता है, विलिंग है, जिसको शौक है, बात सारी इंटरेस्ट की है, जिसको इंटरेस्ट है वो करेगा। ये खेल है तो महंगा, लेकिन शौक का कोई मोल नहीं। ओलंपिक्स मुकाबलों में खवातीन शूटर्स को देखकर कराची की लड़कियों की भी हिम्मत बन गई। टोक्यो ओलंपिक्स में नवी पोजीशन हासिल करने वाले कौमी शूटर गुलाम मोहम्मद बशीर कहते हैं कि अगर ग्रास रूट लेवल पर काम किया जाए तो बेहतर टैलेंट सामने आएगा। इसमें 10 मीटर में एयर पिस्टल और एयर राइफल वो ऐसे इवेंट हैं कि वो आप स्कूल लेवल पे बच्चों को कराएं और इस खेल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचें। कराची के लड़के और लड़कियाँ राइफल और पिस्टल कैटेगरी में अपनी सलाहियतें निखार रहे हैं। शूटिंग में नौजवान लड़के लड़कियों का शौक देख के इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान शूटिंग में भी मेडल जीत सकता है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची।